हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आप लोग का फिर से स्वागत है एक बार एनसीईआरटी क्लास 6 के भूगोल के चैप्टर नंबर 8 में, जिसका नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों पिछले भाग में हम लोगों ने क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 पढ़ा था। अभी हम लोग चैप्टर 8 पढ़ेंगे, जिसमें जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणियों के बारे में जानें। ठीक है, जलवायु, क्या आपको जलवायु के बारे में पता है कि जलवायु क्या होती है? किसी भी जगह, किसी भी स्थान पर चलने वाले, लंबे समय तक चलने वाले मौसम की दशाओं को जलवायु कहा जाता है। ठीक है, आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? ठीक है, पढ़ते ही होंगे, टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरे को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं। ठीक है, सुनते होंगे, टीवी में भी देखते होंगे, समाचार पत्रों में देखते होंगे। ठीक है, और कई लोग चर्चा भी करते हैं, वहाँ से भी जानते होंगे। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। ठीक है, होता है कि नहीं? दिन प्रतिदिन होता है परिवर्तन। गर्मी में गर्मी लगती है, ठंडी में ठंडी लगती है। ठीक है, और बारिश में बारिश होती है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? पृथ्वी की बदलते हुए उसके घूर्णन और के कारण ऐसा होता है। ठीक है, इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए, मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है। ठीक है, कभी ठंडा होता है, कभी गर्म होता है। ठीक है, कभी कभी आसमान में बादल भी छा जाते हैं, तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है, तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है और ठंडी और तेज़ हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। दिसंबर से फरवरी तक को क्या बोला जाता है? ठंडी का मौसम या सर्दी। ठीक है, दिसंबर से फरवरी। मार्च से मई तक का मौसम क्या होता है? गर्म मौसम, गर्मी, मार्च से मई तक का। ठीक है, उसके बाद जून से सितंबर तक का दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून, ये वाला दक्षिण। देखिए, ये जून से सितंबर दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण यानी कि ये जो है, यहाँ ये मानसूनी वाला रहता है, तो इसको दक्षिण पश्चिम का मानसून बोलते हैं। ये क्योंकि इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम किधर होगा? दक्षिण पश्चिम, यानी कि इधर ये वाला एरिया। ठीक है, इसको बोलेंगे। ठीक है, जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम वर्षा। अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम शरद। अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का टाइम होता है, जिसे शरद ऋतु कहा जाता है। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर क्या कहा जाता है? शरद ऋतु। ठीक है, बाकी दिसंबर से फरवरी देख ही रहे हैं, दिसंबर से फरवरी ठंडी, अब मार्च से जो है मई गर्मी। ठीक है, जून से लेकर सितंबर ठंड, मतलब बारिश। ठीक है, और अक्टूबर नवंबर क्या होगा? शरद। तो यहाँ पे आइए देखते हैं शीत ऋतु किसे कहते हैं। ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं। ठीक है, ठंडे मौसम में क्या होता है? सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी पे सीधी नहीं पड़ती हैं। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन चलती है, जिसे लू कहा जाता है। ठीक है, लू किसे कहा जाता है साथियों? ठीक है, देखिए, लू किसे कहा जाता है? गर्म एवं शुष्क पवन, जो गर्म और शुष्क पवन होती है, उसे क्या कहते हैं? लू कहा जाता है। ठीक है, तो गर्म और शुष्क पवन को क्या कहा जाता है? गर्म और शुष्क पवन को क्या कहता है? लू कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आओ खेले दिया, इसमें क्या खेलना है भाई? देख लेते हैं, खेलने वाला कोई चीज़ हो तो आप लोग देख लीजिएगा, खेल लीजिएगा। हमारे देश के सभी भागों में लोग अपने क्षेत्रों में पाए जाने वाले फलों के ठंडे पेय, जिसे शरबत कहा जाता है, का सेवन करते हैं। ये पेय पदार्थ प्यास को बुझाने के सबसे अच्छे साधन हैं तथा लू के दुष्प्रभावों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। क्या आपने कभी आम, बेल, नींबू, इमली, तरबूज तथा दही का शरबत जैसे छाछ, मट्ठा, मोहरी इत्यादि पिए हैं? बहुत से लोग केला तथा आम के मिल्क शेक भी बनाते हैं। गर्मी के बाद पहली वर्षा हमें आनंद प्रदान करती है। हमारे सभी भाषाओं में वर्षा पर गीत हैं, वे सुनने में अच्छे लगते हैं तथा हमें आनंदित करते हैं। वर्षा के 2 गानों को याद करें तथा एक साथ मिलकर गाएं। वर्षा पर 5 कविताओं को इकट्ठा करें, लिखें और विभिन्न भाषाओं में वर्षा के नामों को जानकारी अपने मित्रों, पड़ोसियों तथा परिवार के सदस्यों से प्राप्त करें। उदाहरण के लिए हिंदी,
में वर्षा, उर्दू में बारिश बोलते हैं, ठीक है। मराठी में पाउस, बंगाली में वर्षा बोलते हैं, ठीक है। अब साथियों देखिए यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा मौसम। दक्षिण पश्चिम मानसून हमने आपको दिखा दिया था। दक्षिण पश्चिम मानसून ये है आपका, ये दक्षिण पश्चिम मानसून है, ठीक है, ठीक है। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी, देखिए बंगाल की खाड़ी कहाँ है साथियों, ये है बंगाल की खाड़ी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा बंगाल खाड़ी है। ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। ये सब बंगाल की खाड़ी है। ये वाला रीजन जो है पूरा बंगाल की खाड़ी है। ये कोस्टल एरिया से लेके ये सब बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। किधर बहती है, स्थल की ओर, ठीक है। यहाँ से देखिए ये बंगाल की खाड़ी देख रहे हैं आप, ये बंगाल की खाड़ी है। यहाँ से कहाँ बहती है, स्थल की ओर बहती है, ठीक है ना, स्थल की ओर बहती है। ये है बंगाल खाड़ी, इधर बहती है, ठीक है, इधर ऐसे हवाएं इधर स्थल की ओर बहती हैं, ठीक है। अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होती है, ठीक है। तो ये जब हवाएं जो है यहाँ इधर क्या है ना, इधर कोस्टल एरिया में तटीय मैदान है, मैदान के बाद क्या है, पहाड़ी इलाका है, ठीक है। इधर जो है कोस्टल एरिया में पहाड़ी इलाका है। तो ये जो बंगाल की खाड़ी से उठने वाली पवनें हैं, ये जब कोस्टल एरिया को पार करके इधर पहाड़ियों से टकराती हैं तो क्या होता है, वर्षा होती है, ठीक है। अब मानसून के लौटने का समय जो होता है उसके बारे में, इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर, अब देखिए अब क्या होता है ना, मानसून के लौटने का समय जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शरद ऋतु बोलते हैं। और शरद ऋतु में क्या होता है, इधर जो मतलब कि मैदानी इलाके की जो हवाएं होती हैं ना दोस्तों, मैदानी इलाकों की जो पवनें होती हैं स्थलीय भागों से लौट कर फिर कहाँ जाने लगती हैं, फिर आपका जो है इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ आने लगती हैं, ठीक है। स्थलीय पवनें क्या होता है, बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है, ठीक है। कौन सा समय होता है मानसून लौटने का समय, शरद ऋतु। और शरद ऋतु कौन सा महीना होता है, अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर नवंबर को क्या कहा जाता है, शरद ऋतु कहा जाता है। और शरद ऋतु में क्या होता है, ये जो मानसूनी पवनें हैं ये वापस लौट के बंगाल की खाड़ी में आती हैं, इधर आती हैं, ठीक है। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु, देखिए ये भारत का जो दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु है, ठीक है। यह मानसून के लौटने का समय होता है अक्टूबर नवंबर। भारत दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु, ये जो तमिलनाडु है ना साथियों, तमिलनाडु तथा तक आंध्र प्रदेश में इस, ठीक है, यहाँ तक वर्षा होती है। तमिलनाडु में वर्षा होती है, आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है, ठीक ना। देखिए किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि किसी स्थान पर, किसी भी स्थान पे, कोई भी स्थान हो, भारतवर्ष का कोई भी नक्शे में कोई भी स्थान हो, किसी भी स्थान पर अनेक वर्षों तक, कई वर्षों तक, किसी भी एक स्थान पे, मान लीजिए हम ये स्थान तेलंगाना ले लेते हैं ना, तो इस स्थान पर कई वर्षों तक मापी गई मौसम की औसत दशा, कई वर्षों तक मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं, ठीक है। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। जो भारत की जो जलवायु है, जो भारत की जो जलवायु है, मोटे तौर पे इसको मानसूनी जलवायु कहा जाता है, ठीक है। भारत की जो जलवायु है दोस्तों, भारत की जो संपूर्ण जलवायु है उसके मोटे तौर पे उसे क्या कहा जाता है, मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द कहाँ से लाया, मानसून शब्द अरबी भाषा है, ठीक है। मानसून शब्द क्या है, अरबी भाषा है, जो कि भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम, ठीक है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत की स्थिति कहाँ है ग्लोब में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है, ठीक है। आपको दिखाते हैं, देखिए ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ये हमारा ग्लोब, ये है हमारा प्यार। तो हमारा ये जो भारत है ना, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। ये हमारी क्या है, देखिए ये हमारी भूमध्य रेखा है, ठीक ना, ये भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के 23 डिग्री इधर 23 डिग्री जो है उत्तरी गोलार्ध और 23 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध को क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है ना। इधर उष्णता बहुत ज़्यादा प्राप्त होती है, मतलब कि धूप थोड़ा सा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो भारत की स्थिति क्या है साथियों, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा पता नहीं, एक मिनट, दिखाई तो दे रहा है। तो ये जो हमारी जो भूमध्य रेखा शायद आपको नज़र आ रही है, ये हमारा 0 डिग्री लाइन बोलते हैं। और यहाँ से 23.5 डिग्री उत्तर तथा उत्तरी ध्रुव तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, ठीक ना। तो भारत की जो स्थिति है, भारत की स्थिति कहाँ है साथियों, भारत की स्थिति हमारी कहाँ है,
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, ठीक है, जिसके कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। भारत में कृषि क्या है साथियों, हमारे देश में जो कृषि है, हमारे भारत देश में जो कृषि है किस पर निर्भर होती है, वर्षा पे, मानसूनी वर्षा पे निर्भर करती है, ठीक है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। अगर मतलब अच्छी वर्षा होगी तो फसलों की जो है, फसलों की जो पैदावार है वो बहुत अच्छा होगी, ठीक है। अच्छी मानसून अच्छी फसल, ठीक है, इसका मतलब अच्छी मानसून अच्छी फसल, कहने का मतलब ये कि हमारे जो भारत देश की जो मानसून है वो साथियों टोटली अधिकतर ये कह सकते हैं कि मतलब मानसूनी वर्षा पे निर्भर करती है। अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या होगा, ठीक है, नहीं होगा तो फिर अच्छी फसल नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो ले सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आओ कुछ करके सीखें। देखिए यहाँ दिया है, किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। किसी स्थान की जलवायु किस पे निर्भर करती है, देखिए उसकी स्थिति, वो कहाँ स्थित है, लोकेशन, ठीक है ना। जैसे भारत की स्थिति क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ऊंचाई मतलब वो समुद्र तल से कितना ऊंचा है और समुद्र से कितनी दूरी है, ठीक है, तथा उच्चावच पर निर्भर करता है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है, ठीक है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थिति जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान होता है, जबकि जम्मू तथा कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्रों जैसे, अब देखिए ये हमारा जो भारत है ना साथियों, आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक तरफ तो कह रहा है कि देखिए हमारा जो कोई भी देश होता है ना, उसकी ऊंचाई क्या है, समुद्र स्थिति से दूरी कितनी है, उच्चावच कैसे है, ठीक है, और समुद्र तट से ऊंचाई कितनी है स्थल की, तो वो डिपेंड करता है उस देश के मौसम के बारे में, ठीक है। अब हम देखिए हमारे भारत में जो ये हमारा भारत देश है, ये मतलब बहुत ही मतलब विविधताओं वाला देश है, ठीक है। तो कहीं पे आपको देखिए जम्मू एंड कश्मीर में क्या है कि यहाँ पे बर्फ़ से ढका रहता है, ठीक है। लेकिन यहीं जैसलमेर जैसे हो गया, आपका जैसलमेर हो गया, ठीक है, इधर होगा कहीं, ये तो खैर हाँ ये जैसलमेर हो गया। जैसे भारत का जो जैसलमेर वाला एरिया हो गया, बीकानेर वाला एरिया हो गया, जैसलमेर बीकानेर, ठीक है, ये बीकानेर, इधर क्या है कि बहुत गर्मी पड़ती है, ठीक है ना, बहुत गर्मी। जबकि जम्मू कश्मीर और द्रास एवं कारगिल में जम्मू कश्मीर, द्रास और कारगिल में बहुत ठंड पड़ता है, ठीक है, ठीक है। तो तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई, अभी आपको ये तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई हो गया, ठीक है ना, मुंबई हो गया, ठीक है, और उसके बाद जो है कोलकाता हो गया, जलवायु मध्यम। जैसे मुंबई ये तटीय एरिया है, यहाँ जलवायु मध्यम होगी। ये मुंबई जैसे हो गया मुंबई, तो ये समुद्र तट के किनारे, तो इधर जलवायु मतलब इधर का तापमान जो है मध्यम रहता है, ठीक है, जलवायु मध्यम है। इधर कोलकाता वाला जो एरिया है, ये कोलकाता का जो तटीय एरिया, इधर भी जलवायु क्या होता है, मध्यम रहती है। क्यों? क्योंकि इधर समुद्री जल है, तो समुद्र जल न ही गर्म होता है जल्दी और न ही जल्दी ठंडा होता है, ठीक है। उसका तापमान एक समान बना रहता है समुद्र का जो है। तो समुद्र का जब तापमान एक समान बना रहता है तो वही तापमान जो है, वही जलवायु ठीक जो है इसी आसपास के एरिया को प्रभावित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जलवायु क्या होती है, मध्यम रहती है, इधर भी, ठीक है। तो साथियों आगे हम देखेंगे कि ये जो एरिया होते हैं न ज़्यादा ठंडे होते हैं न गर्म होते हैं। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, आर्द्र होते हैं, ठीक है। और मतलब कि बहुत चिपचिपा टाइप का मौसम रहता है ना, आर्द्र रहते हैं, ठीक है। तो इसी कारण जो है इधर का जो है बहुत चिपचिपा टाइप लगता है, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, मेघालय में। मेघालय कहाँ है, देखिए ये है मेघालय में। देखिए विश्व में सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा कहाँ होती है, मेघालय में होती है, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मौसिम राम, यहाँ पे एक स्थान है मौसिम राम, ठीक है, मौसिम राम कहाँ है, मेघालय में, ठीक है। जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं। देखिए आप देखिए यही कहना, ये हमारा जो पूरा भारत है, इसी भारत में देखिए यहाँ पे विश्व में सबसे अधिक वर्षा यहाँ होती है। और ये हमारा बीकानेर है, कभी कभी ऐसा होता है साल भर में एक बार भी वर्षा नहीं होती, ठीक है। अब प्राकृतिक वनस्पति की विविधता पाई जाती है, ठीक है। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हर एक घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है, ठीक है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, ठीक है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे। कैक्टस क्या होता है, छोटे होते हैं, ठीक है, फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त कुछ बहुत लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ आगे देखिए, ये देख लीजिए, आप भी देख लीजिए, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हर एक घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है, किसे नहीं अच्छा लगे भाई। कुछ पौधे छोटे होते हैं, जाहिर सी बात है, जिन्हें झाड़ी कहा जाता है,
जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल में पत्ती बहुत कम होती है। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता को उपजते हैं। बिना मनुष्य की सहायता से क्या उपजता है? घास हो गया, झाड़ियाँ हो गया, छोटे पौधे हो गया आदि। प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी यह नहीं सोचते हैं कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इनमें से वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, हमें वनों की आवश्यकता क्यों है, ये टॉपिक हम बाद में देखेंगे। पहले इसे देखते हैं। भारत के मानचित्र पर इस पैराग्राफ में दिए गए स्थानों को चिन्हित करें। ठीक है, अब देखिए, यहाँ देखिए, ये भूमि की परत दिखाई गई है। ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन दिखाए गए। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का एक फिगर है। भूमि की परत देखिए 1.5 मीटर तक क्या होती है, जो घास फूस होती हैं। ठीक है, ये 5 मीटर पे देखिए, 5 मीटर पे झाड़ी वाली परत देखिए 5 मीटर तक है। ठीक है, और ये तरुण वृक्ष हैं, जो छोटे वृक्ष होते हैं, तरुण वृक्ष, नए वृक्ष होते हैं, ये 20 मीटर के नीचे है। ठीक है, वितान 40 मीटर तक के होते हैं। ठीक है, और ये 60 मीटर क्या होता है? उद्गामी परत होती है, सर्वाधिक ऊंचाई। ठीक है, हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। ये विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, CO2 को छोड़ते हैं और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। और वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों से। और पेड़ पौधे क्या करते हैं? हमारे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को लेते हैं। ठीक है, जिससे कि वो कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और O2 को मुक्त कर देते हैं, जिससे कि एक चक्र चलता रहता है, जो कि पृथ्वी पे जीव जंतु के लिए बहुत ही नितांत आवश्यक है। ठीक है, वनों में हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होती है। वन्य जीवों, अब देखिए, वनों से हमें ईंधन भी मिलता है, लकड़ी मिलती है, चारा मिलता है, जड़ी बूटियाँ लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। लीला के माता पिता ने उसके जन्मदिन पर नीम के एक पौधे को रोपा। प्रत्येक जन्मदिन पर उन्होंने अलग अलग पौधों को रोपा था। इनको हमेशा पानी से सींचा जाता था तथा अत्यधिक गर्मी, सर्दी एवं जानवरों से बचाया जाता था। बच्चों भी यह ध्यान रखते थे कि कोई उन्हें नुकसान न पहुंचा पाए। जब लीला 20 वर्ष की हुई तब 21 सुंदर वृक्ष उसके घर के चारों ओर खड़े थे। चिड़िया ने उन पर अपना घोंसला बना लिया था। फूल खिलते थे, तितलियां उनके चारों ओर मंडराती थी। बच्चों ने उनके फलों का आनंद लिया था, उनकी शाखाओं पर झूले तथा उनकी छाया में खेले थे। ठीक है, वन्य प्राणी, वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास स्थान होता है, इसलिए वन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां होती हैं, इसलिए वन इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, वन क्या होते हैं? पृथ्वी की जो है फेफड़े भी हो सकता है, बोल सकते हैं, फेफड़े होते हैं। बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि वन जो है बहुत ही डाइवर्स होता है। ठीक है, तो इसलिए वन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। ठीक है, याद रखिएगा, गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। ठीक है, तथा हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊँट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। ठीक है, जंगली बकरी, हिम, तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, जंगली बकरी, हिम, तेंदुआ, भालू इत्यादि कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों का उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? भारत में बता दीजिएगा, जो भी आपके एरिया में पाए जाते हैं। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें कोबरा एवं करैत प्रमुख है। कोबरा एवं करैत क्या है? प्रमुख है। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां जो समाप्त हो चुकी हैं, उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए।
सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू कर दिया। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर अंकित बता सकते हैं? ठीक है दोस्तों, हम लोग जब प्रश्न उत्तर करेंगे तो उसमें दिखाएंगे। तो यहाँ पे दिखाया गया लार्जेस्ट पोचिंग एलेग सिमलीपाल रिजर्व, वेल्थ सेंटर वाइल्ड लाइफ लवर्स फाइनली काइंड मेकअप, ठीक है, बिग कैट्स वर्शनिंग फ्रॉम उत्तराखंड, ठीक है, विलेजेस टाइगर रिजर्व मस्ट बी रीलोकेटेड, टाइगर क्राइसिस वी हैव डन इनफ टू, ठीक है, ये सब न्यूज़पेपर पर कटिंग दिखाया गया। आप वन्य जीव के संरक्षण में भी अपना हाथ बढ़ा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंखों से बने पदार्थ खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं ताकि वन्य जीव के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। ठीक है, प्रवासी पक्षी, कुछ पक्षी पिंटल, बतख, कार्लियो, फ्लैमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। तो सबसे छोटी लिटिल स्टिंट जिसका वजन 15 ग्राम होता है, आर्कटिक देश के 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। ठीक है साथियों, तो ये चैप्टर होता है क्लोज। अब हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे प्रश्न और उत्तर। ठीक है, तो अगले पार्ट के लिए आप इंतज़ार करिए और हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो है हो सके तो शेयर करें। ठीक है, और गोदी टीचर्स और जो प्रोपेगेंडा के समर्थक लोगों को काउंटर करने के लिए हमने चैनल बनाया है। साथियों प्लीज़ 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 सपोर्ट करें, आपका बहुत बहुत मतलब सहयोग यही होगा कि आप सपोर्ट करें। ठीक है, जय लोकतंत्र, जय भारत, जय संविधान।